हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रीड भी इन्हीं को हो जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 46 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 47 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। ऐसे ही मजाक मस्ती में सब अपना अपना डिनर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा तो आरव को आ रहा था। उसके फेस पे एक लंबी चौड़ी स्माइल जो थी, जिसको देख के सनम को डर लग रहा था। वो सोच सोच के ही परेशान हो रही थी, पता नहीं आरव अब उसके साथ क्या करेगा। तभी सबका ध्यान अपनी ओर करते हुए दादी बोलती हैं, सब लोग डिनर करके हॉल में आ जाना। मुझे सबसे कुछ बात करनी है। सब अपना सर हाँ मिलाते हैं और दादी डिनर करके हॉल की सोफे जाके बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में बाकी सब भी अपना अपना डिनर फिनिश करके हॉल में चले जाते हैं और अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। दादी, क्या बात करनी थी आपको, बताइए, आरव बोलता है। दादी, हाँ, मैं अपना सिर हिलाती हैं और बोलती हैं, सबको पता है कि कुछ दिनों में आरव का बर्थडे आने वाला है और उसके बाद शिवरात्रि और फिर होली भी आ जाएगी। तो घर में कुछ दिन फंक्शन ही होंगे और इस बार आरव के बर्थडे पहले में और इस बार आरव के बर्थडे पहले मैं एक पूजा करवाना चाहती हूँ और मेहमान भी आएंगे। वो तो ठीक है दादी, पर हर साल तो यही होता आ रहा है। हर बार मेहमान भी आते हैं, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। अर्नब बोलता है, परेशानी की बात तो है, क्योंकि इस बार कुछ स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं। मेरी छोटी बहन और उनकी फैमिली, बनारस वाली बुआ भी आने वाली हैं। क्या? सब एकदम से ज़ोर से चिल्लाकर बोलते हैं, बुआ नहीं आ सकती। वो क्यों नहीं आ वो क्यों आ रही हैं? आपको तो पता है ना वो कितनी खतरनाक हैं। जब भी वो घर आती हैं, हम सबकी बोलती बंद हो जाती है। और अब तो भैया की शादी भी हो गई है। हमने उन्हें शादी में बुलाया नहीं था, तो वो उन उसका भी बदला लेंगी। भैया के अलावा तो कोई उन्हें दिखता ही नहीं। और अब भाभी भी आ गई हैं। वो पता नहीं कितना सुनाएंगी हम सबको। दादी, नहीं, उनको मत बुलाइए ना, प्लीज़, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, उन्हें मत बुलाइए ना। हाँ बीजी, प्लीज़ आरव की छोटी मॉम को भी बुला। हाँ बीजी, आरव की छोटी मॉम भी बोलती हैं, मैं इस बार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद ही आना चाहती हैं। मैंने उन्हें नहीं बुलाया, दादी बोलती हैं। और एक बात, वो कल शाम तक ही यहाँ आ जाएंगे। बाकी गेस्ट परसों को कल आउट हाउस में रहेंगे, सफाई करवा देना। दादी बोलती हैं और अपने रूम में चली जाती हैं। बाकी सब भी अपना मुंह लटका के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं सनम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग बुआ से इतना डर क्यों रहे हैं। आरव से पूछने का तो सोच भी अपने रूम में आरव से पूछने का सोच के वो अपने रूम में चली जाती है। सनम रूम में जाती है और जल्दी से चेंज करके बाहर आती है और आरव के सामने बैठ जाती है। आरव आंखों से इशारों से उससे पूछता है, क्या हुआ? सब लोग बुआ जी से इतना डर क्यों रहे हैं? क्या भी ऐसा होगा? ऐसा है भी क्या हो जाएगा अगर वो आ गई हैं तो? सनम पूछती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम खुद उनको देखो और उनके बारे में जानो। बस इतना जान लो, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं और थोड़ी सी ज़्यादा धार्मिक टाइप की भी हैं और पुराने रीति रिवाज को मानने वाली भी हैं। इसलिए उनके सामने ऐसा कुछ मत करना जो उन्हें अच्छा ना लगे। और जाकर जहाँ तक हो सके और जहाँ तक हो सकता है तो तुम उनके सामने ही मत जाना और अपने इस दिल को थोड़ा मजबूत कर लेना। तुम तो मुझे डरा रहे हो, सनम बोलती है। आर हंसता है और बोलता है, डरो मत, वो बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी ओल्ड फैशन है। और वैसे भी बाकी सब तो हैं ही तुम्हारे साथ, और मैं भी तो हूँ। चलो अब सो जाओ, कल कल से तुम्हारा काम काफ़ी बढ़ जाएगा। सनम हम वो के बेड पे लेट जाती है और खुद ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। आरव उसके माथे पे किस करता है और अपनी बाहों में लेके वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सनम जल्दी उठ जाती है और रेडी होके सबके लिए चाय और आरव के लिए कॉफ़ी बनाती है और सबको देने के बाद नाश्ता बनाने चली जाती है। और फिर सभी सर्वेंट को लेकर आउट हाउस की सफाई में लग जाती है। सब लोग नाश्ते के लिए आ जाते हैं और वहाँ महाराज जी के अलावा कोई भी नहीं था। महाराज जी सबको सर्व करते हैं। आरव, सनम कहाँ है? दादी पूछती हैं। तो आरव जवाब देता है, मुझे नहीं पता। तो महाराज जी बोलते हैं, दादी माँ, बहू रानी आउट हाउस की सफाई करवा रही हैं। सबके साथ मिलके ये लड़की अपना ध्यान रखना कब सीखेगी? आरव की मॉम बोलती हैं, मॉम, भाभी का ख्याल तो
भैया को रखना चाहिए ना। और भैया यह मज़े से नाश्ता कर रहे हैं। वही भाभी के बिना अचिता बोलती है, जाओ। सब लोग आरव को घूर के देखने लगते हैं। आरव को समझ नहीं आता वो क्या बोले। वो अपनी ही प्लेट में थोड़ा सा नाश्ता लेता है और सनम के पास चला जाता है। आरव आउट हाउस में जाता है और बाहर ही नाश्ते की ढक कर रख देता है, क्योंकि अंदर काफ़ी धूल फैली हुई थी, क्योंकि आउट हाउस काफ़ी टाइम से बंद रखा था। आरव अंदर जाके देखता है तो सनम एक पुरानी टेबल पर चढ़ के जाले झाड़ रही थी। उस टेबल की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो कभी भी अपना दम तोड़ दे सकती थी। वहीं आरव ये सब डोर पे खड़े होकर अपने हाथों में बांध कर वहीं आरव ये सब डोर पे खड़ा अपने दोनों हाथों को बांध के देख रहा था। काफी देर देखने के बाद टेबल अपना दम तोड़ने ही वाली थी कि सनम नीचे गिरने लगती, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही आरव ने उसे संभाल लिया। सनम की आंखें डर से बंद हो जाती हैं, लेकिन जब उसे काफ़ी देर तक दर्द नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोल के देखती है कि वो आरव की गोद में थी। आरव उसे आउट हाउस से बाहर ले आता है और गार्डन में बिठा देता है। तो सनम बोलती है, ये आप हमें बाहर क्यों लाए हो? अभी बहुत काम है हमें आउट हाउस में। जैसे ही सनम अंदर जाने की होती है तो आरव बोलता है, चली जाना, पर पहले ये नाश्ता कर लो, मैं बाद में खा लूँगी। सनम बोलती है। आरव उसे हल्के गुस्से से घूरता है और सनम चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह नाश्ता करने लग जाती है। और आरव अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और सनम अपने काम में बिजी हो जाती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 47 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है तुम इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 48 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 48। शाम को 5 बजे आरव का फ़ोन रिंग करता है और फ़ोन को अटेंड करता है। सामने वाले की बात सुन के उसकी बाहें आपस में भिड़ जाती हैं और वो अपने कोट लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो अपनी कार में बैठा और निकल गया। उसकी कार सड़कों से हवा से बातें कर रही थी। वो थोड़ी ही देर में सिंघानिया हाउस पहुंचता है और सीधा अपने रूम का डोर लगता है। वहां जाके देखता है सब लोग उसके रूम में वहाँ जाके देखता है तो सब लोग उसके ही रूम में सिवाय उसके डैड और चाचू के। वो अंदर जाता है और पूछता है, क्या हुआ? आप सब इतने मुंह लटकाए क्यों है बैठे हैं? और आपने मुझे इतनी अर्जेंटली में क्यों बुलाया है? कोई कुछ बोलेगा या नहीं? अर्नब, क्या हुआ था यहाँ? आरव पूछता है। आरव की बात सुन के अर्नब कुछ सोचने लगता है और फिर बोलता है, फ्लैशबैक। दादी का फ़ोन रिंग करता है और वो सामने वाले की बात सुन के अपने बेटों को आवाज़ देती हैं। वो दोनों भी उनकी बात सुन के, जी हम अभी जाते हैं बोल के कार लेके बाहर चले जाते हैं। दादी सबको कॉल के बारे में बताती हैं और सबके तो तोड़ते ही उड़ जाते हैं। सबके चेहरे फीके पड़ गए थे। तभी अचानक से दादी बोलती है, तुमने सनम को इस बारे में बताया या कुछ बताया है कि नहीं? सब अपना सिर नाम हिला हिला देते हैं। दाई थोड़ा गुस्से से बोलती है, उस बच्चे को इस बारे में कुछ नहीं पता, उसे जाके बताओ। पता नहीं ये जीजी इस बार क्या करेंगी। तभी आरव की चाची और माँ बोलती हैं, हम अभी बता के आते हैं। और वो दोनों आरव की रूम की ओर बढ़ जाती हैं। सनम सुबह से काम में बिजी थी। उसे उस वक्त का होश ही नहीं था। अब उस सारा काम ख़त्म हो चुका था तो वो अपने अब शावर लेने आई थी। जब उसकी दोनों सास रूम में पहुंची तो सनम वॉशरूम में चली गई थी। वो सनम को आवाज़ आती है, लेकिन सनम वॉशरूम में थी। पानी गिरने की आवाज़ से दोनों समझ जाते हैं कि सनम बाथरूम में है। वो बाहर ही सनम का वेट करने लगती हैं, लेकिन आज शायद सनम का नसीब ही ख़राब था। वो जब तक बाहर आई तब तक बुआ जी बाहर आ चुकी थी। आरव की आरव की मॉम और चाची दोनों ही नीचे जाना पड़ता है बिना सनम को इन्फॉर्म किए। वो लोग अपने सिर पे साड़ू पल्लू डाल के नीचे आती हैं। बुआ जी के बारे में थोड़ा जान लेते बुआ जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आउट ये आरव की दादाजी के एडॉप्टेड बेटी हैं। उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए ही उन्होंने इन्हें अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। इनका नाम कामिनी है। ये थोड़ी दकियानुसी ख्यालों की हैं। इन्हें हमेशा से ही ये लगता है कि इस घर में इनके साथ भेदभाव हुआ है। इनके पति बैंक में क्लर्क की जॉब करते हैं। उनको लगता है कि जितनी भी सिंघानिया की प्रॉपर्टी है उस पे आधा हक उनका भी है, लेकिन वो सौतेली थीं, इसलिए ही उनका साथ ये सब हुआ। वो हमेशा से एक लग्जरियस और मेफिशियस वो हमेशा से एक लग्जेरियस आर्मोसफेयर में रहती थी, लेकिन इनकी शादी के बाद इनका सारा ऐशो आराम छिन गया और इसी बात का ये गुस्सा सब पे निकालती रहती हैं।
जबकि सच ये है कि उनकी शादी अरेंज नहीं लव मैरिज थी। उनकी खुद की मर्ज़ी से हुई थी, लेकिन वो फिर भी सबको गलत समझती थीं। रही बात किसी को कुछ बोलने की, तो कोई भी इनकी इसलिए नहीं कहता कि कहीं इन्हें बुरा न लग जाए, क्योंकि वो हैं तो इस घर की ही बेटी। और आज बुआ जी अकेले नहीं आई थी, वो अपने साथ अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी को भी लेके आई थी। उसका नाम मधु था, लेकिन वो अपने नाम से बिल्कुल ही अपोज़िट थी। कामनी जी अंदर आती हैं और दादी जी के पैर छू के आशीर्वाद लेती हैं, और साथ ही साथ मधु भी। और फिर वहीं सोफ़े पे आके बैठ जाते हैं। दादी सर्वेंट को चाय नाश्ता लगाने को बोलती हैं। दादी की दोनों बुआएँ भी आ जाती हैं, और अर्नब और अर्चिता भी। अर्नब और अर्चिता जाके बुआ जी के पैर छूते हैं और फिर जल्दी से बहाना लगा के वहाँ से भाग के अपने रूम में चले जाते हैं। अक्षिता ने आज पिंक कलर का प्लाज़ो का सूट पहना हुआ था और सिर पे दुपट्टा ओढ़ रखा था। थोड़ी देर के बाद सनम रेडी होकर बाहर आती है, लेकिन उसे बुआ जी के आने की तो कोई खबर ही नहीं थी। वो नीचे आती है, लेकिन उसका ध्यान अब भी बुआ जी पे नहीं गया था। वहीं बुआ जी अपनी तीखी नज़र से उसे घूरे जा रही थी। दादी भी ये बात नोटिस करती हैं और सनम का ध्यान उनकी ओर करने के लिए थोड़ा खींचती हैं। सनम उनकी ओर देखती है और दादी उन्हें आंखों से ही बुआ जी का इशारा करती हैं। सनम दादी की बात सुन के बुआ जी के पास जाती है, उनके पैर छू के उनके आशीर्वाद ले लेती है। लेकिन उसने एक गलती कर दी थी कि उसने अपने सिर पे दुपट्टा नहीं डाला था। बस बुआ जी तो हो गई शुरू। सनम को बुआ जी की अपनी तीखी नज़र से घूरने के बाद अपनी जुबान से आग निकालना शुरू करती हैं। ए लड़की, तुझे शर्म है कि नहीं? ए लड़की, तुझे शर्म है कि नहीं थोड़ी बहुत? क्या तुझे इतना भी तमीज़ नहीं है कि अपने से बड़ों से किस तरह से आशीर्वाद लिया जाता है? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया? सनम की आंखों उसकी बात सुन के आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सिर झुका के उनकी बातें सुनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने आरव को फंसाया है और उसे मजबूरन तुम जैसी बदतमीज लड़की से शादी करनी पड़ी? ज़रूर तुमने ही उसे ब्लैकमेल किया होगा, उसे मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी होगी। उनकी बात सुन के दादी बोलती हैं, कामनी ये क्या बोले जा रही हो तुम? होश में हो तो? होश में तो मैं अब आई हूँ। होश में तो मैं अब आई हूँ मम्मी जी। मैंने आप सबसे कितना बार कहा कि आरव की शादी मधु से करवाते हैं, लेकिन आप सब ने मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुनी और इस लड़की से उसकी शादी करवा दी। ये गरीब घर की लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाने के लिए नए नए पैंतरे आजमाती हैं, और इसने भी यही किया होगा। अब भुगतो। आज से पहले पता नहीं और कितने लड़कों को फंसाने की कोशिश की होगी इसने। पता नहीं ये वर्जिन भी है या नहीं। उनकी इस बात सुन रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और चेंजिंग रूम में डोर लॉक करके रोने लगती है। वहीं दादी कामनी को अपनी खा जाने वजह से बोलती हैं, अगर तुमने आज के बाद सनम के बारे में कोई भी बकवास करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो पैसे तुम्हें इस घर से हर महीने मिलते हैं ना, वो तो तुम भूल ही जाना। और एक बात अपने कान खोल के सुन लो, सनम इस घर की बहू है। मैं उसके खिलाफ कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और इतना बोल के दादी बाकी सबको सनम को पास चले जाते हैं। वही उसके जाने के बाद मधु कामनी से, वह आंटी आपने आते ही उस लड़की को घर से बाहर करने का प्लान एग्जीक्यूट भी कर दिया। उसकी बात सुन के कामनी जी स्माइल करती हैं और बोलती हैं, फिर फ़िक्र मत करो, इस लड़की को तो मैं घर से बाहर करवा के ही रहूँगी और फिर तुम्हारी शादी आरव से ही होगी। सब लोग सनम के पास जाते हैं, उसे डोर ओपन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सनम डोर ओपन नहीं करती। फ्लैशबैक एंड आरव सबको बोलता है, आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ। आरव चेंजिंग रूम पे डोर नॉक करता है और सनम को डोर ओपन करने को बोलता है। सनम डोर ओपन करती है और बाहर आते ही अपने कान पकड़ते बच्चों की तरह सॉरी बोलती है। सब लोग उसकी क्यूट सी माफ़ी को इग्नोर नहीं कर पाते और स्माइल करने लगते हैं। दादी सनम के पास जाती है और बोलती है, सॉरी बेटा, उन्होंने जो भी कहा उनके लिए। नहीं दादी जी, दादी आप सॉरी मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आगे से ध्यान रखूँगी और कोशिश करूँगी कि बुआ जी की शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। सब लोग थोड़ी देर के बाद रूम से बाहर चले जाते हैं। अब वहाँ आरव ही रह गया था। वो सनम की कमर पे हाथ डाले उसे अपने पास खींचता है। आरव की हरकत से सनम की सांसें अटक जाती हैं और बोली, क्या कर रहे हो आप? रोना धोना बहुत हो गया, अब थोड़ा रोमांस भी हो जाए। आरव बेशर्मी से बोलता है, क्या? सनम बोलती है और खुद को आरव से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आरव उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो सनम को चेंजिंग रूम में ले जाता है और डोर लॉक कर देता है। आरव सनम को अलमारी से लगाता है और उसकी फ़ोटो पे अपने होठ रख देता है।
करीब 10 मिनट बाद आरव सनम को छोड़ता है और फिर उसकी दोनों आंखों पे किस करता है और धीरे धीरे आरव के पूरे चेहरे पे किस करने लगता है और फिर नीचे की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ी देर में आरव अपना कंट्रोल खो चुका था, फिर उसको रोकना ही इम्पॉसिबल था। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 47 कंप्लीट होता है, तो 48 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड 48 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।